एक कहावत है, जो मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ याद रहता है, और जो मैं कर लेता हूँ वो मैं सीख जाता हूँ। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंजू मिश्रा आप लोगों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए इस विषय पर बातचीत करूंगी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है। एक कहावत है, जो मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, जो मैं देखता हूँ याद रहता है, और जो मैं कर लेता हूँ वो मैं सीख जाता हूँ। इसका अर्थ है कि सुनी हुई चीज़ें हमें थोड़े समय तक याद रहती हैं, थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं। जो हम देखते हैं थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन जो कार्य हम स्वयं कर लेते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है, या वो उसे हम पूरी तरह से सीख जाते हैं। हम किसी भी जानकारी को, कोई भी लर्निंग हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है। देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, सूंघकर और स्वाद लेकर। हमारा ब्रेन या मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हर व्यक्ति में कोई एक हिस्सा ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा डोमिनेंस होती है उसकी, और उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच विचार की प्रक्रिया होती है। कुछ लोग छोटी सी परिस्थितियों में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तनाव युक्त हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बेहद शांत और सरल तरीके से कठिन परिस्थितियों से भी निपट लेते हैं। जिनका बायां मस्तिष्क या मस्तिष्क का बायां हिस्सा ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उनके अंदर तार्किक क्षमता अधिक होती है, विस्तृत योजना बना लेते हैं, मौखिक रूप से अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से कह पाते हैं। जबकि जिनका दाहिना हिस्सा अधिक डोमिनेंस होती है, जिसमें वो लोग रचनात्मक होते हैं, थोड़ा अंतर्मुखी हो सकते हैं। शोध के अनुसार हमारे मस्तिष्क का चाहे दाहिना हिस्सा अधिक प्रबल हो या बायां हिस्सा, लेकिन किसी भी चीज को सीखने के लिए दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों में विजुअल्स या दृश्य सामग्री, दृश्य साधन हमेशा बेहतर तरीके से मदद करते हैं सीखने में। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे आप देखेंगे तो इसमें सारे ही दिखाए गए हैं, स्पर्श से, सूंघकर, स्वाद लेकर, सुनकर और देखकर। इन 5 तरीकों से हम जो सीखते हैं उसमें सबसे कम है सूंघना और स्वाद लेकर सीखना। इनका प्रतिशत केवल 3 है। इसके बाद बात आती है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श 6% तक सीखते हैं हम स्पर्श के माध्यम से। इसके बाद सुनकर 15% तक हम सुनकर सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा हम देखकर सीखते हैं, यानी कि 73% तक हम देखकर सीखते हैं। दूसरा ये भी है कि हर चीज़ को, हर लर्निंग इन 2 माध्यमों से नहीं हो सकती है, जबकि हम देखकर और सुनकर और स्पर्श के माध्यम से ज़्यादातर चीज़ों को सीख सकते हैं। अतः यह प्रमाणित होता है कि सीखना तभी अधिक प्रभावशाली होता है, या शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया तभी अधिक प्रभावशाली होती है जब उसमें दृश्य साधनों का या दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाए। विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के साथ बहुसंवेदीय शिक्षण अधिगम सामग्री उन्हें सीखने में बेहतर तरीके से मदद करती है।
इस डायग्राम को देखकर हम ये कह सकते हैं या ये प्रमाणित होता है कि सीखना तभी अधिकतम होगा और तभी प्रभावशाली होगा जब दृश्य और मौखिक दोनों साधनों का प्रयोग किया जाएगा। विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के साथ बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग अधिक प्रभावशाली होता है, जिससे वो न केवल देखकर, सुनकर, बल्कि स्पर्श करके और यदि स्वाद और उसमें कोई सुगंध है तो उनको भी अनुभव करके वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि हम बौद्धिक अक्षमता के किसी विद्यार्थी को उसका नाम लिखना सिखा रहे हैं तो देखकर सीख सकता है। देखकर कैसे सीख सकता है? वो बोर्ड में लिखा हुआ है नाम या उसके नाम के अक्षर उसके सामने लिखे हुए रखे हैं। सुनकर शिक्षक उन अक्षरों को बार बार बोल रहा है, लेकिन उसे स्पर्श कैसे कर सकता है, इसके लिए विशेष शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो उन अक्षरों को किसी भी खुरदरी चीज से, जैसे बालू के द्वारा, ऊन चिपकाकर, दालें चिपकाकर उन्हें बहुसंवेदी बना देता है, जिससे कि बच्चा या विद्यार्थी न केवल देखे अक्षरों को, न केवल बोले हुए अक्षरों को सुने, बल्कि उन पर हाथ फिराकर उन्हें स्पर्श करके उन्हें बेहतर तरीके से सीख सकता है। जिन चीज़ों को, जैसे किसी फल की पहचान करवानी है या कोई खाद्य वस्तु है, उसकी पहचान को हम उसे टेस्ट करके, सूंघा कर, स्पर्श करके, उसको देख करके और उसका नाम बोल करके उस छात्र को सिखा सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और तरीका है एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल ने सीखने के अनुभवों को एक शंकु के यानी कि कोन के आकार में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने 11 चरणों की बात की है, लेकिन उसमें उसको मोटे तौर पर उन्होंने 3 तरीकों में बांटा है। सबसे पहली बार एडगर डेल जी ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड्स ऑफ टीचिंग 1946 में इसका परिचय दिया। उन्होंने इन अनुभवों को एक कोन या शंकु के आकार में विभाजित किया है, जिसमें मुख्य 3 चरण हैं। पहला चरण है क्रियाओं के माध्यम से, जिसमें विद्यार्थी अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, स्वयं क्रिया करके सीखता है। दूसरा है चार्ट, पिक्चर या अन्य दृश्य साधनों से सीखता है। और तीसरा है मौखिक या लिखित शब्दों की छात्र स्वयं विवेचना करता है। अब इन तीनों ही माध्यमों में जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, वो क्रियाओं के माध्यम से सबसे बेहतर होता है, सबसे अधिक होता है, और मौखिक या लिखित शब्दों में सबसे कम होता है। इस कोण के आकार को हम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जितना मूर्त साधनों का प्रयोग किया जाएगा उतना अधिक लर्निंग होगी, और जितना ज़्यादा हम अमूर्त की तरफ बढ़ेंगे उतना सीखने में कठिनाई होगी। लेकिन इनका आपस में अंतर संबंध होता है। इसका अर्थ ये है कि हम मूर्त से अमूर्त की तरफ यदि बढ़ते हैं तब बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। पहले छात्र क्रियाओं के द्वारा सीखे। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं कि यदि हम उसे फल की पहचान करवा रहे हैं, सेब की पहचान करवा रहे हैं, तो पहले सेब, वास्तविक वस्तु, उस फल को वो बच्चा स्पर्श करे, उसको सूंघ सकता है, उसको काट कर खिलाया जा सकता है। इसके बाद उसी फल के चित्र को सामने रखा जाए और उस मूर्त वस्तु से उसे मिलाने को कहा जाए, तो धीरे धीरे वो विद्यार्थी चित्र से भी उस फल को पहचानना शुरू कर देता है। इसके बाद
अमूर्त की बात करेंगे जब केवल फल का नाम लिया जाए या फल के रंग की बात की जाए और विद्यार्थी उसको समझ सके, या लिखे हुए शब्दों में कहा जाए सेब, और विद्यार्थी समझ सके कि इस सेब का अर्थ उस फल से ही है। इस कोन ऑफ एक्सपीरियंस को हम इस चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम इस कोन के आकार को देखें या त्रिकोण के आकार को देखें, जो नीचे काफी चौड़ा है, विस्तृत है और ऊपर जाते जाते संकुचित होता जा रहा है। इस चित्र में दाहिनी तरफ अगर आप देखते हैं तो एक एरो बना हुआ है जो ऊपर की तरफ भी दिखा रहा है और नीचे की तरफ भी दिखा रहा है। इसका अर्थ ये है जो नीचे की तरफ दिए गए हैं सीखने के तरीके वो अत्यधिक प्रभावशाली हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उनका प्रभाव कम होता जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की, यदि मूल वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, डायरेक्टेड मटेरियल, तो विद्यार्थी बहुत बेहतर तरीके से सीखता है क्योंकि उसको बहुसंवेदीय माध्यम प्राप्त होता है। इसके बाद है अनुमानित विधि या प्रोजेक्टेड मटेरियल, जिसमें विद्यार्थी अनुमान लगाता है, अंदाज़ा लगाता है, उसमें वो देखकर और सुनकर समझ रहा होता है। और अगला है या सबसे ऊपर जो है नॉन प्रोजेक्टेड मेथड यानी गैर अनुमानित विधि। इसमें विद्यार्थी केवल देख रहा होता है या सुन रहा होता है, उसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट सामने नहीं हो रहा होता है जिसे वो समझ सके। इसमें अगर हम ऊपर से चलते हैं जहाँ पर कम सीखना होता है, बोर्ड है, मॉडल्स हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे आते जाते हैं और सरल होता जाता है। एपीडियास्कोप है, स्लाइड्स हैं, फिल्म स्क्रिप्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। कुछ चीज़ें आउटडेटेड भी हो गई हैं क्योंकि ये तो 1946 का दिया गया है। मोशन पिक्चर है, सीसीटीवी डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्सकर्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि कक्षा में जब कोई भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर यदि वहाँ पर केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है और लेक्चर देता है, चला जाता है, इसे हम लोग अपने स्वयं के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम लोग क्लास 7th या 8th में पढ़ रहे होते हैं, 8, 9 या 10 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान की कक्षा में शिक्षक आए, उन्होंने हमें कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखा। एक उदाहरण ले लेते हैं, दोलन गति। आप लोगों ने भी अंग्रेज़ी में अगर पढ़ा होगा तो फिर भी शब्दों में हेरफेर होता है, पेंडुलम बोलते हैं। अगर हिंदी में पढ़ा है तो दोलन गति पढ़ रहे हैं, दोलक ऐसे घूमता है, वैसे घूमता है, इसका ये होता है, वो होता है। वो सारी चीज़ें शिक्षक ने बताई और वो अपना पाठ समाप्त करके चले गए। अगला पीरियड इतिहास के शिक्षक का है, वो आए, उन्होंने किसी आंदोलन की बात की। अब जो विद्यार्थी है उन्होंने बताया कि राजा राम मोहन राय ने ये आंदोलन चलाया, गांधी जी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया। दिन के अंत में जब छात्र घर पहुंचा और उसने उन चीज़ों को अगर दिमाग में उसके चल भी रही हैं या उससे किसी ने पूछा कि आपने आज क्या पढ़ा, तो वो दोलन और आंदोलन कब और कहाँ मिक्स हो गए छात्र समझ भी नहीं पाता है। यदि इसी चीज़ को जो विज्ञान के अध्यापक हैं वो उसे लैब में ले जाते, वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट स्वयं करके देखता विद्यार्थी, उस आवाज़ को सुनता, उस हिलने डुलने को देखता पेंडुलम के या दोलन के, तो शायद उसके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह सकता था। इसी प्रकार से जो इतिहास का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, जिस विषय को पढ़ाया जा रहा था, उसके लिए या तो कोई छोटा सा नाटक कर दिया जाता या छात्र को किसी लाइब्रेरी में इस तरह की पुस्तकें जिसमें चित्र दिए हों या छोटी सी फिल्म दिखा दी जाए, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती। उन कॉन्सेप्ट्स को छात्र पूरी तरह से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि यदि मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके हमें कोई भी अवधारणा सिखाई जाए और धीरे धीरे उसको अमूर्त की तरफ ले जाएं, तो विद्यार्थियों में सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। मूर्त वस्तुएं क्या होंगी? जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि सभी विद्यार्थियों को और विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों को यदि बहुसंवेदीय शिक्षण प्रशिक्षण का माध्यम प्रयोग करके सिखाया जाए जहाँ तक संभव है, तो सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावशाली हो सकती है। आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमें अवश्य दें, जिससे कि हम अपने इन प्रयासों को और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकें। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।